हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए इंग्लिश की जो क्लास है वो बिल्कुल रेगुलरली यानी कि रूटीन से स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट्स इंग्लिश में कहाँ पर वीकनेस महसूस करते हैं, ये सारी चीज़ें लेकर के आज हम आपको चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए क्लास प्रारंभ से स्टार्ट करने जा रहे हैं और इंग्लिश को बिल्कुल शुरू से। इंग्लिश एक ऐसा विषय है जिसमें कि क्या है कि स्टूडेंट्स अधिकांशतः थोड़ा सा डर महसूस करते हैं। आज हम उसी डर को निकालने जा रहे हैं सामने, तो ध्यान से देखिए बेटाओ। सबसे पहली चीज़, इंग्लिश स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली जो चीज़ है, हमारे सामने एक क्वेश्चन प्रकट होता है बेटाओ कि व्हाट इज एन इंग्लिश। व्हाट इज एन इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी क्या होती है, इंग्लिश क्या है। स्टूडेंट्स अगर इस चीज़ को जान जाते हैं तो लगभग 50% इंग्लिश तो हमारी यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। इंग्लिश पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इंग्लिश को लेकर के चलते हैं। व्हाट इज़ एन इंग्लिश, की इंग्लिश क्या है। तो देखो वैसे तो हमने ऊपर लिख रखा है सब्जेक्ट इंग्लिश, लेकिन दरअसल इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं होता है स्टूडेंट्स। इसमें जो हमको पहली चीज़ जो याद करनी है वो हमको याद ये करनी है कि इंग्लिश इज़ ए लैंग्वेज। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज नॉट ए सब्जेक्ट, यानी कि अंग्रेजी जो होती है वो भाषा है, भाषा, कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो इसका जो हम कंपेयर करते हैं वो हम किसी सब्जेक्ट से ना करें, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट का पढ़ने का, लिखने का, समझने का तरीका सबका अलग होता है। अब यहाँ पे हम इंग्लिश को देखें तो इंग्लिश क्या है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तो इंग्लिश को लैंग्वेज की तरह सीखा जाता है। अब उसके लिए हमें ये सीखना पड़ेगा कि लैंग्वेज है क्या चीज़। लैंग्वेज भाषा, ये भाषा है क्या चीज़। भाषा वो जो हम मुँह से बोलते हैं, जो हम कन्वर्स करते हैं आपस में, वो क्या होती है, हमारी भाषा होती है। अब इस भाषा से, लैंग्वेज से हमें ये पता पड़ता है कि इंग्लिश जो है ये एक भाषा है और भाषा बोली जाती है। तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि इंग्लिश बोल करके समझ में आती है, यानी सबसे पहली चीज़ कि इंग्लिश बोल करके समझ में आती है। अगर इंग्लिश को हम बिना बोले पढ़ें तो हमारी समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहली चीज़ तो इंग्लिश में हमको ये देखना है कि हमारी लैंग्वेज, हमारी भाषा शैली सही होनी चाहिए। क्योंकि आप देखो, अगर टीचर की भाषा शैली सही नहीं है, टीचर की भाषा शैली यदि आपके समझ में नहीं आ रही है तो इंग्लिश हमारी समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहली चीज़ ये इसी बात पर आकर रुकती है कि हम सबसे पहले अपनी भाषा पर सुधार करें। इंग्लिश, इसमें बोलचाल का ज़्यादा सिस्टम करें। दूसरी चीज़, एक बहुत ही अच्छी चीज़ कि इंग्लिश इज़ अ लिंक सिस्टम। दूसरी चीज़ इसमें ये याद रखनी है कि इंग्लिश इज ए लिंक सिस्टम, कि इंग्लिश एक लिंक सिस्टम है। लिंक, अगर लिंक का अर्थ ले लिया जाए तो लिंक का अर्थ होता है कड़ी। लिंक का अर्थ कड़ी होता है। जैसे कि हम कोई भी एक चैन लेते हैं, जंजीर लेते हैं, और इसमें ये क्या है, कड़ियाँ हैं। नॉर्मली कोई भी चैन होती है, जंजीर होती है, उसमें कड़ियाँ होती हैं और ये कड़ियों से लिंक होती है आपस में। अब ये कड़ी है, अगर इसमें से कोई भी यहाँ से एक कड़ी हटा दी जाए तो सारी जो नीचे की जो कड़ियाँ हैं ये सभी क्या हो जाएंगी, डाउन हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंग्लिश इज ए लिंक सिस्टम, यानी इंग्लिश के जितने भी टॉपिक बेटा हम पढ़ते हैं सारे टॉपिक एक दूसरे से अटैच होते हैं, जिस तरह से ये कड़ी अटैच है। इंग्लिश के जितने भी टॉपिक्स हैं सब एक दूसरे से अटैच होते हैं। यानी कि इंग्लिश शुरू से यदि समझ में आती है
तो एंड तक समझ में आती है, और इंग्लिश की क्लास यदि शुरू से समझ में नहीं आई तो एंड तक वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, पहली चीज़। अब इसमें आगे की चीज़ ये भी आती है कि इंग्लिश में हमारे जितने भी टॉपिक हैं, सपोज दैट 10वीं क्लास में हमारे 5 टॉपिक हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, क्लोजर, मॉडल्स। अगर बच्चे की समझ में एक टॉपिक आ गया, सपोज दैट एक्टिव पैसिव समझ में आ गया या डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आ गया, तो बाकी के नीचे के 4 टॉपिक हैं वो भी समझ में आ जाएंगे। अगर बच्चे के एक टॉपिक समझ में नहीं आया तो बाकी के टॉपिक भी समझ में नहीं आए। ये सिस्टम होता है लिंक सिस्टम। जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़रा अपने माइंड में सोच करके देखो कि इंग्लिश के टॉपिक, या तो कोई बच्चा ऐसा होगा जो सारे टॉपिक जानता है, या फिर नहीं जानता है तो कुछ भी नहीं जानता है। जैसे कि हम अगर अदर सब्जेक्ट से किसी से, जैसे मैथ से तुलना करके चलें, हम इंग्लिश की मैथ से तुलना करते हैं तो मैथ में क्या होता है, यदि हमने पहली प्रश्नावली नहीं पढ़ी है और हम दूसरी प्रश्नावली को अटेंड कर रहे हैं तो वो प्रश्नावली हमारे आराम से समझ में आ जाती है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश का सिस्टम ऐसा है कि यदि हमने पहली क्लास छोड़ दी तो दूसरी क्लास हमारी समझ में नहीं आएगी। इंग्लिश की जो हम आज क्लास ले रहे हैं ये हमारी फर्स्ट क्लास समझो, ये पहली क्लास एंड तक काम आएगी। ये आज की जो क्लास है ये कल भी काम आएगी, ये आज की जो क्लास है ये परसों भी काम आएगी, एंड तक जितने भी सारे टॉपिक आएंगे, जब तक हम पढ़ते रहेंगे तब तक ये सारी क्लासेस काम आएंगी। तो वही होता है बेटा कि इंग्लिश इज ए लिंक सिस्टम, यानी इंग्लिश की क्लास शुरू से ही अटेंड करनी है, और शुरू से अटेंड करने का मतलब शुरू से जब समझ में आती चली जाएगी तो एंड तक समझ में आती हुई चली जाएगी। इसीलिए हम अपने इंग्लिश की जो शुरुआत है वो इंग्लिश के बेस से करते हैं। हम आज आपको जो स्टार्ट कराने वाले हैं वो हम इंग्लिश की बेसिक नॉलेज स्टार्ट करें। बेसिक नॉलेज, इंग्लिश की बेसिक नॉलेज, जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ते हैं सारे टॉपिक्स इसी बेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है तो देखो, सबसे पहले 2 मिनट में हम जानकारी लेते हैं कि ये बेस क्या चीज़ है। बेस का मतलब होता है आधार, नींव। जैसे कि हम कोई मकान वगैरह बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो सबसे पहले हमारी क्या है कि हम नींव तैयार करते हैं, और नींव कैसी होनी चाहिए, हमारी मजबूत होनी चाहिए। बिना नींव के कोई भी मकान नहीं टिक सकता है। उसी प्रकार से इंग्लिश के जितने भी टॉपिक्स हैं वो इसी बेस पर आधारित हैं। अगर हमारा बेस कंप्लीट है तो हमको कोई भी दिक्कत, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको इंग्लिश में जो कमजोरी का जो सामना करना पड़ता है, वो कमजोरी का सामना यही है कि उनकी जो बेसिक नॉलेज है वो थोड़ी सी वीक होती है। कल हमने जो इंग्लिश की क्लास आपको डाली थी, इंट्रोडक्शन के रूप में डाली थी, लेकिन आज जब हम इंग्लिश की क्लास आपको स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल रूटीन से, बिल्कुल क्रम से, आप डेली देखिए और आपको डेली कुछ ना कुछ नया 100% 100% मिलेगा। बेस एक आधार होता है, और यदि आधार लेके चलें तो आधार आप प्रत्येक चीज़ का आधार होता है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका आधार है। आधार हम गणित में भी पढ़ते हैं, आधार, कर्ण, लंब, यानी आधार वो होता है जिस पर कोई चीज़ टिकी हुई होती है। जैसे कि हम कोई भी आकृति बनाए इस तरह से, तो इसका आधार क्या रहेगा बेटाओ, ये इसका क्या रहेगा, बेस। ठीक है, ये लंब जो है किस पर टिका हुआ है, इसके ऊपर। यानी प्रत्येक, और अगर बिल्कुल सरल भाषा में इसे समझें कि बेस हम कहते कैसे हैं, तो बेस उसे कहते हैं जिस पर कोई चीज़ आधारित होती है, कोई चीज़ डिपेंड होती है, कोई चीज़ इसके ऊपर टिकी हुई होती है। तो यानी कि हम इंग्लिश का जब बेस स्टार्ट करने जाएंगे तो इंग्लिश के जितने भी हम टॉपिक्स हमारे ग्रामर के अंदर पढ़ेंगे वो सारे टॉपिक्स इसी बेस पर ही आधारित होते हैं, बेस पर ही टिके हुए होते हैं। चलिए आगे हम बेस स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक नॉलेज में सबसे पहला चैप्टर जो हम चलते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सेंटेंसेस। सेंटेंसेस यानी कि वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्यों की पहचान क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। हमारा 10वीं क्लास का जो बेस है वो सेंटेंस से स्टार्ट होता है। अब आप ये कहेंगे सर सेंटेंस से पहले भी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं
जो हमसे नहीं आती, तो वो चीज़ भी हमें आपको क्लियर करा देते हैं। यानी कि सेंटेंस, अब आप ये कहें सर आपने सेंटेंस से बेस कैसे स्टार्ट कर दिया हमारा, ऐसी भी तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो सेंटेंस से पहले आती हैं और जिन्हें हम नहीं जानते। तो देखो थोड़ा सा बिल्कुल अगर हम स्टार्ट शुरू से करें तो हम ये तो जान ही गए कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इंग्लिश में जो लेटर्स होते हैं ये टोटल कितने होते हैं, 26 होते हैं, ठीक, जिसमें से 5 वोवेल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। आपने हिंदी की क्लास में या कहीं भी पढ़ा होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई इंग्लिश क्या है, अभी बोल दिया लैंग्वेज, तो लैंग्वेज इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, ठीक है। तो ये जो भाषाएं हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई का मतलब अगर हम कोई भी भाषा सीखना स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, वही सबसे छोटी इकाई होती है जिसको हम फर्स्ट स्टेप बोलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये सामने एक हिंदी का प्रश्न भी आता है, जीके का प्रश्न भी आता है, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम लेटर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटर। लेटर वो नहीं है पत्र वाला, ये लेटर है वर्ण। लेटर ये वर्ण है, यानी किसी भी भाषा को हम अगर सीखना स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें क्या सीखने पड़ेंगे, वर्ण। तो सबसे पहली इकाई क्या हुई, लेटर्स, और ये लेटर्स हमसे आते हैं। ऐसा एक भी स्टूडेंट्स नहीं है जिससे लेटर्स नहीं आते। अगर हम सेकंड स्टेप की बात करके चलें, सेकंड स्टेप, तो लेटर्स से मिलकर के क्या बनता है, वर्णों के मेल से वर्ण बनता है, शब्द। जैसे कि हमने 2-3 लेटर्स मिला लिए और 2-3 लेटर्स मिल करके एक नया कोई शब्द बनाते हैं, लेकिन शब्द एक सार्थक अर्थ निकलना चाहिए उसका। ऐसा नहीं कि 2-3 वर्ण मिला करके 2-3 वर्ण मिला दिए हमने और उसको क्या बना दिया, एक शब्द बना दिया। यानी वर्णों का जो सार्थक समूह होता है, वर्णों का जो सार्थक समूह होता है वो क्या होता है, शब्द होता है। जैसे कि हम लेकर के चलें ये FAN, इसमें 3 वर्ण मिले हुए हैं, FN, फैन, और ये इसका एक अर्थ निकल रहा है कम्प्लीटली, जो FN, फैन का मतलब क्या होता है, पंखा होता है, ठीक है। अगर यही शब्द हम ऐसे कर दें ANF है तो वही वर्ण, लेकिन इसका इनका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए हम इसे वर्ण नहीं कह सकते, ठीक है। जैसे हम लेकर चलें MANGO, इसका सार्थक अर्थ निकल रहा है मैंगो। मैंगो मीन्स क्या होता है, आम होता है, सब जानते हैं। तो ये भी अपना क्या रहेगा बेटा, एक वर्ण रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, फर्स्ट इकाई क्या हुई, लेटर्स, सेकंड स्टेप क्या हुआ, वर्ड। जैसे कि 2-3 शब्द हमने ले लिए और 2-3 वर्ण लेकर के एक नया कोई भी शब्द बना दिया, कोई नई स्पेलिंग बना दी, कोई नया कुछ भी बना दिया, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाता है, एक शब्द हो जाता है जिसमें कोई मीनिंग्स याद करना। बच्चों को लेटर्स मिला के जैसे RAM, राम, MOHN, मोहन, ये सब कुछ हम छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं, तो वो सेकंड इकाई होती है। तो ये बच्चों तुम आप सीख गए कि फर्स्ट इकाई लेटर्स होती है, सेकंड इकाई वर्ड होती है। तो लेटर्स हमारे कंप्लीट हैं, वर्ड हमारे कंप्लीट हैं। अब तीसरी चीज़ जो आपने पढ़ा होगा हिंदी में कि शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जिस प्रकार से वर्णों के मेल से शब्द बनता है, उसी प्रकार शब्दों के मेल से सेंटेंस तैयार होता है। लेकिन वही चीज़ शब्दों का सार्थक समूह, जिस प्रकार से वर्णों का सार्थक समूह, उसी प्रकार से शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, सेंटेंस। इस प्रकार से ये अपना तीसरा स्टेप होता है, और ये तीसरे स्टेप से हमने आपका बेस स्टार्ट किया है। अब इस सेंटेंस के बारे में हम कुछ नहीं जानते, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन,
ठीक है। सेंटेंस की पहचान, 2-4 सेंटेंस मिला करके एक हम पैराग्राफ बना देते हैं, बड़ा सेंटेंस मिला करके हम कोई भी निबंध वगैरह बना सकते हैं। अगर हमको सेंटेंस के बारे में अच्छा सा ज्ञान है, हम कोई भी प्रश्न का जो क्वेश्चन आता है उसका हम आंसर सटीकता से दे सकते हैं, ठीक है। और सेंटेंस बिल्डिंग इसमें आता है कि सेंटेंस को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम एक सेंटेंस के रूप में पढ़ेंगे और हमारे बेस को कंप्लीट हम करेंगे। जब ये सारा बेस हमारे कंप्लीट हो जाएगा तो हमको ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिक्स में स्टूडेंट्स बिल्कुल भी 1% प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज मैं यहाँ YouTube क्लास के अंदर ऑनलाइन क्लास के अंदर आपसे प्रॉमिस करता हूँ, यदि आप अपने बेस को कंप्लीट कर लेते हैं तो जितने भी सारे टॉपिक्स हैं उनकी गारंटी मेरी रहेगी, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। अगर आपसे बेस कंप्लीट नहीं होता है तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम रहेगी। इसलिए 5 या 6 दिन का लगभग 5-6 क्लास अपनी बेस की होंगी और ये बेस आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद देखना कितना मज़ा आता है टॉपिक पढ़ने में। बिल्कुल इंग्लिश पढ़ने में आपका इंटरेस्ट रहेगा, 1% भी इंग्लिश पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। इंग्लिश का जो आपने एक हवा बना रखा है कि इंग्लिश कठिन है, इंग्लिश ये है, इंग्लिश वो है, मैं आपको करके बताऊँगा। मात्र आप 3 क्लास देखिए रेगुलर, जब आपको पता पड़ेगा कि वास्तव में इंग्लिश है क्या चीज़। इंग्लिश तो बहुत ही सरल चीज़ है जो हमारे समझ में भी आ रही है और हमारा इंटरेस्ट भी पैदा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में बैठा होगा स्टूडेंट्स कि हमने अपना बेस सेंटेंस से स्टार्ट क्यों किया है, क्योंकि इससे पहले वाले जो स्टेप हैं वो हमारे कंप्लीट हैं। सेंटेंस अब सबसे पहली क्वेश्चन अगर हम इसकी बात करें क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में एक प्रश्न तैयार होता है, व्हाट इज अ सेंटेंस। वाक्य किसे कहते हैं। बेस को पढ़ने से पहले सबसे पहली चीज़ ये आती है, जिस चीज़ को हम पढ़ें उसके बारे में जानें कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस किसे कहते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सेंटेंस। तो सबसे पहले हमें व्हाट इज सेंटेंस देखना है, सेंटेंस वास्तव में होता क्या है। तो देखो अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन, स्टूडेंट्स इसे डेफिनेशन मत बोलना है, डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन है। और डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। अब हम सेंटेंस की परिभाषा देखते हैं क्या होता है। आ ग्रुप ऑफ words which makes a complete sense is called a sentence. हिंदी में तो हमने अब अच्छे से पढ़ाई है कि शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, हम सेंटेंस कहते हैं। इंग्लिश में भी हम आसानी से याद कर सकते हैं, बस आप 1-2 बार बोलिए, रटना नहीं कोई भी चीज़। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप का मतलब क्या होता है, समूह, ऑफ वर्ड्स शब्दों का, यानी शब्दों का एक ऐसा समूह विच जो कि मेक्स प्रकट करता हो एक कंप्लीट सेंस, एक पूर्ण अर्थ, इज कॉल्ड द सेंटेंस, वाक्य कहलाता है। यानी शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। चाहे आप हिंदी में याद रखो कि शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। सार्थक का मतलब जो पूरा अर्थ प्रकट करता है उसे क्या बोलते हैं, हम सार्थक। वो इंग्लिश में बोलते हैं उसे कंप्लीट सेंस। तो इसको हम 1-2 बार जब बोलेंगे, अभी मैंने आपको बोला था ना कि इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, ये बोलकर समझ में आती है। जब 1-2 बार आप मेरे साथ बोलोगे इसको तो कंप्लीटली आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। इन शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है वह वाक्य कहलाता है। एज जैसे देखो, राम went to market yesterday. राम कल बाजार गया।
तो इसका देखो एक अर्थ आ रहा है पूरा। राम वेंट गया टू मार्केट, कहाँ, बाजार, यस्टरडे यानी कल। कैसे भी तोड़ फोड़ के अर्थ इसका कर लो, पूरा अर्थ निकलेगा कि राम कल बाजार गया, या राम बाजार गया कब, कल। कैसे भी कर लो, पूरा एक सेंटेंस ये पूरा अर्थ देता है। और जबकि इसमें शब्द 1 2 3 4 शब्द मिला करके एक अपना पूरा अर्थ प्रकट कर रहे हैं कि राम बाजार गया, तो वो क्या हो जाता है, एक सेंटेंस हो जाता है। सीता खाना पका रही है, मोहन क्रिकेट खेल रहा है, मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, सीता इज कुकिंग फूड, आई एम स्लीपिंग इन माई रूम, सी इज सिटिंग इन द कॉर्नर। किसी भी तरह से हम कर सकते हैं। अगर देखो शब्दों का समूह नहीं है और सेंटेंस आप इस तरह से मार्केट, यस्टरडे, वेंट टू राम। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये भी है, लेकिन ये सार्थक नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। मार्केट, यस्टरडे, बाजार कल, वेंट गया, टू राम राम के लिए, बाजार राम के लिए गया, ये क्या वाक्य है। तो ठीक है, तो यानी कि ऐसा कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी ऐसा शब्दों का समूह जो कंप्लीट सेंस के दे, कंप्लीट सेंस दे, कंप्लीट पूरा अर्थ दे, तो वो हमारा क्या होता है, एक सेंटेंस होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये, यहाँ से आगे हम जानेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको वाक्य से जुड़ी 2 चीज़ और बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। तो मैं आशा करता हूँ, आई होप कि यू गॉट इट, कि ये आपके समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो ये नोट डाउन आप कर सकते हैं। सेंटेंस को लेकर के चलें, दूसरी चीज़ पे आता है हमारा फ्रेज। ये फ्रेज एक ऐसी चीज़ है जो अभी तक आपने नहीं सुनी। क्लियर पता है मुझे, बिल्कुल नई चीज़ लग रही होगी आपको कि ये वास्तव में फ्रेज है क्या चीज़। सेंटेंस तो हम सुनते आ रहे हैं, वाक्य हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन अभी आप ये सोच रहे हो सर ये फ्रेज क्या भी हमारी आगे सामने। बेटा कुछ नहीं है, बस आप इसे देखिए। जब हम इसका हिंदी अर्थ सामने लिखेंगे तो आपकी समझ में कुछ तो आने लगेगा। वाक्यांश, वाक्य का अंश, वाक्य का एक भाग, वाक्य का एक टुकड़ा क्या होता है, वाक्यांश। अब हिंदी से आपकी समझ में आ गया होगा कि ये है तो सर वाक्य से संबंधित, चाहे कुछ भी है लेकिन है तो वाक्य से संबंधित। वाक्यांश, इसको हम तोड़ दे, वाक्य का एक अंश क्या होता है, एक फ्रेज होता है। देखो फ्रेज क्या होता है, इसका इंग्लिश ग्रामर में जब हम क्लोज टॉपिक पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा काम पड़ेगा, इसलिए हम इसको पहले से कंप्लीट करके चलते हैं कि व्हाट इज ए फ्रेज। व्हाट इज अ फ्रेज, कि वाक्यांश किसे कहते हैं। डेफिनेशन, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वही सेंटेंस वाली चीज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। जो वाक्य से शब्दों का समूह होता है, ये अपना फ्रेज भी क्या होता है, शब्दों का एक समूह होता है। A group of words which makes some sense but not a A group of words which makes some sense but not a complete sense is called a sentence. कोई एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह which makes some sense,
जो कि कुछ अर्थ तो देता हो बट नॉट ए कंप्लीट सेंस, लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं देता हो, क्या कहलाता है? फ्रेज कहलाता है। यानी शब्दों का ऐसा समूह जो कुछ अर्थ तो प्रकट करता हो लेकिन कंप्लीट यानी पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं करता हो, वह फ्रेज यानी कि वाक्यांश कहलाता है। देखो हिंदी को जैसे हम बोलते हैं तो आप कॉपी में नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि हम हिंदी मीडियम से हैं तो हम ग्रामर पढ़ेंगे हिंदी से संबंधित। इंग्लिश तो आपको याद करनी है, लेकिन लर्न जो करना है हमको अपने माइंड में जो याद रखनी है वो हिंदी भी हमको याद रखनी है, इसलिए दोनों ही सेटअप आप एक साथ करके चलना, ठीक है। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सम सेंस बट नॉट ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए फ्रेज। यानी ये क्या होता है कि ये कुछ अर्थ तो देता है लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं देता, वो हमारा क्या होता है? एक फ्रेज होता है, यानी वाक्यांश होता है। अब आप एक चीज़ देखिए, वाक्यांश वाक्य का अंश, तो वाक्य का अंश कहाँ होता है? वाक्य के अंदर होता है। यानी पहले क्या होगा? सेंटेंस होगा, समझ रहे हैं? यानी पहले क्या होगा? कोई सेंटेंस होगा और सेंटेंस के अंदर क्या होगा? कोई वाक्यांश होगा। ऐसा नहीं होगा कि वाक्यांश आ जाए और वाक्यांश के अंदर सेंटेंस आ जाए, वाक्यांश के अंदर सेंटेंस नहीं होता, जबकि सेंटेंस के अंदर फ्रेज होता है, वाक्यांश होता है। क्योंकि ये जो वाक्यांश है ये सेंटेंस का एक अंश है बेटा। जैसे कि अगर हम लेकर के चलें, जैसे कि फादर होता है और इधर एक सन होता है, तो ये सन जो होता है ये फादर का एक अंश होता है। क्या होता है? फादर का अंश। क्या आप बता सकते हैं कि बिना फादर के कोई सन हो सकता है? बिना पिता के कोई पुत्र हो सकता है? नहीं हो सकता। आपका जवाब है नो सर। यानी बिना पिता के कोई पुत्र नहीं होता, उसी प्रकार से बिना सेंटेंस के कोई फ्रेज नहीं होता। पहले सेंटेंस होता है और सेंटेंस के अंदर क्या होता है? फ्रेज होता है। हम जिस रूम के अंदर बैठे हुए हैं ये हमारा रूम है, और रूम के अंदर जैसे खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, अलमारियां हैं, ये रूम के क्या हैं बेटा? हिस्से हैं, पार्ट्स, अंश हैं। जिस प्रकार से खिड़कियां, दरवाजे, डोर्स, विंडोज़ बिना रूम के नहीं हो सकती, उसी प्रकार से जो फ्रेज अपना है, उसी प्रकार से जो फ्रेज अपना है ये बिना सेंटेंस के नहीं हो सकता। अगर आप लेकर के चलें, क्या आपने कोई ऐसी चीज़ देखी है कि रूम यानी कि कमरा, मकान वगैरह तो है नहीं और खिड़कियां, दरवाजे वगैरह हैं? हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। पहले मकान होगा, उसके बाद उसमें खिड़कियां, दरवाजे वगैरह होंगे। उसी प्रकार से पहले सेंटेंस होगा और सेंटेंस के बाद ये सारी चीज़ें होंगी। अगर हम लेकर के चलें कोई भी पेड़ वगैरह है, आपने देखा होगा डालियाँ जितना भी सिस्टम अगर होता है, वृक्ष के हिस्से होते हैं, फूल, पत्तियाँ, फल, डालियाँ, स्टेम, तना, ब्रांचेस, शाखाएं, ये सारी चीज़ें पेड़ के क्या होते हैं? अंश होते हैं। तो पेड़ के अंदर ही तो होंगे बेटा। हुए ऐसा नहीं कि वृक्ष तो है नहीं और डालियाँ हैं, वृक्ष है नहीं और फल है। तो उसी प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा करता हूँ कि जो फ्रेज होता है ये किसके अंदर होता है? सेंटेंस के अंदर। यानी पहले कोई सेंटेंस होगा और सेंटेंस के अंदर क्या होगा? फ्रेज होगा। डायरेक्टली फ्रेज नहीं होगा और ना ही फ्रेज के अंदर कोई भी सेंटेंस वगैरह होगा। देखिए जैसे शी इज sitting in a corner। अब यहाँ पर हम देखेंगे सी इज सिटिंग इन ए कॉर्नर, वह एक कोने में बैठी हुई है, ठीक है। तो ये एक अपना क्या हुआ? सेंटेंस। तो देखो सी मीन्स क्या होता है? वह, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है, एक ही शब्द है, तो ये फ्रेज नहीं होगा। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। एज होगा ही नहीं, सिटिंग होगा ही नहीं, क्योंकि ये सिंगल क्या है? वर्ड। और सिंगल वर्ड कभी फ्रेज नहीं होता है। क्या होना चाहिए? ग्रुप। और ग्रुप क्या होता है? टू और मोर। ग्रुप कहते हैं टू और मोर, दो या दो से अधिक। अब यहाँ पे देखिए इन ए कॉर्नर, एक कोने में, 1 2 3 3 वर्ड्स हैं। 3 वर्ड्स मिल करके एक अर्थ निकाल रहे हैं, कोने में, ठीक है। तो ये जो कोने में जो है ये अपना पूरा की पूरा सिस्टम कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, लेकिन ये सम सेंस, कुछ सेंस दे रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? फ्रेज कहेंगे। दूसरा लेके चले, I found a
बैग ऑफ कॉइन्स। अब यहाँ पर देखो आई सिंगल है, ठीक है, ये फ्रेज नहीं हो सकता। फाउंड कैसा है, सिंगल है, ये फ्रेज नहीं हो सकता। लेकिन आगे का सिस्टम यदि हम देखें, ए बैग ऑफ कॉइन्स, सिक्के का थैला, 1 2 3 4 4 वर्ड्स मिल करके कुछ अर्थ निकाल रहे हैं, पूरा अर्थ निकाल रहे हैं। सिक्के का थैला क्या अर्थ है, तो यानी कि ये एक सेंस दे रहा है, सम सेंस दे रहा है, इसलिए ये हमारा क्या रहेगा, एक फ्रेज। अब आपकी समझ में बैठा होगा कि फ्रेज कहाँ मिलता है, सेंटेंस के अंदर, ठीक है। फ्रेज ऑब्जेक्ट भी होता है, सब्जेक्टिव भी होता है, एडवर्बल फ्रेज भी होता है। फ्रेज 3 प्रकार का होता है, ये आगे और हम विस्तार से देखेंगे कि फ्रेज के प्रकार कितने हैं, फ्रेज क्या चीज़ है। अब आज जो हमने वीडियो में पढ़ा ऑनलाइन क्लास में, वो सबसे पहला सेंटेंस कि सेंटेंस क्या होता है, और दूसरी क्लास हमने जारी की कि फ्रेज क्या होता है। सेंटेंस ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। अगर फ्रेज की बात करें, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सम सेंस बट नॉट ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए फ्रेज। यानी कि जो कुछ अर्थ देता है, शब्दों का ऐसा समूह जो कुछ अर्थ देता है, पूरा अर्थ नहीं देता है, वो फ्रेज होता है। और शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, वो सेंटेंस होता है कंप्लीटली।